हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा 12th का एक चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके हमने पिछले कुछ दिनों में कई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया था, और आज एक नया वीडियो है ये जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, और अगर ये वीडियो को बहुत अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आप जो पुराने वीडियोज हैं इस चैप्टर से, उन वीडियोज को जरूर देखें। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्चुअली क्या होता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल का नेचर। ये सब बचपन से आप लोग पढ़ते आए, 9th में पढ़े थे, सॉरी 10th में पढ़े थे, है कि नहीं? तो हम लोग इसको पार्टिकल नेचर के बारे में देखेंगे कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे पार्टिकल नेचर है, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के बारे में आप लोग सुने ही है, पिछले वीडियोज में आपने फोटोन के बारे में देखा होगा। तो ये फोटोन है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले हम लोग फोटोन के बारे में। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना? ये जो नीचे दिए गए हैं वो फोटोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं? और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, इन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि इन इंटरैक्शन, देखो इंटरैक्शन करता है जब ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जब कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, रेडिएशन बिहेव, वह रेडिएशन कैसा बिहेव करने लगता है? एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन। जब कोई भी रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वह रेडिएशन इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे वह एक पार्टिकल फोटोन की तरह, फोटोन के जैसा बना हुआ है या फोटोन जैसा ही पार्टिकल है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो इससे हमको एक बात पता चला कि नहीं, जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल का भी गुण होता है, क्योंकि फोटोन क्या है? पार्टिकल है, और वह रेडिएशन फोटोन के जैसा बिहेव करने लगता है। इसका मतलब है कि उसमें भी पार्टिकल के गुण होंगे। अच्छा, अगर वो फोटोन है, लाइट भी क्या है? फोटोन है, तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू h न्यू। अगर हमको एनर्जी निकालना है तो ये न्यू क्या है भाई? तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और h तो आप लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है कि नहीं? अब देखो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, ऑल द फोटोन्स ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी। अगर हम इंटेंसिटी को छोड़ भी दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी की बात न की जाए, तो जितने भी रेडिएशंस होते हैं, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के इंटेंसिटी के अगर हम लोग इग्नोर करें तो, या फिर उसका ये कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग रेडिएशन है तो उसका इंटेंसिटी अलग अलग होगा, चाहे एक ही रेडिएशन है तो उसका इंटेंसिटी अलग अलग होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इंटेंसिटी के अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल द फोटोन्स, जितने फोटोन्स होंगे, अगर उनका फ्रीक्वेंसी एक है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि 10 फोटॉन्स है, ठीक है, और 10 का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनके अंदर जो एनर्जी होगा वो भी सेम ही होगा, चाहे इंटेंसिटी उस रेडिएशन का कुछ भी क्यों नहीं हो, है ना? अब मान लो किसी का इंटेंसिटी कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, और किसी का इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी वही है, तो उसके फोटोन्स का एनर्जी भी क्या होगा? सेम ही होगा। अब देखते हैं आगे कि बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अब हम लोग क्या करते हैं? अब ये जो तीसरा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन चौथे पॉइंट में। कि भाई देखो, अब इसमें क्या था कि इंटेंसिटी के अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एनर्जी तो सेम ही था। कब? जब फ्रीक्वेंसी फोटोन का क्या हो? सेम हो। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडिएशन है उसके इंटेंसिटी को क्या करें? इंक्रीज कर ले ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी वही हो लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स, तब क्या होगा? सिर्फ फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि
अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप लोग याद करो, है कि नहीं? अगर याद नहीं हो तो जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला वीडियो देख लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उसका। तो आप उसमें देख रहे थे कि जो रेडिएशन आ रहा था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा था, और वो रेडिएशन किसके फॉर्म में आ रहा था, फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा था, है ना। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो क्या बढ़ जाता है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। पहले मान लो कि अगर 100 फोटोन आ रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो अब 200 फोटोन्स आ जाएंगे, तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन फोटोन के अंदर का जो एनर्जी है एक फोटोन के अंदर का, वो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये थर्ड जो था कि इंटेंसिटी को चेंज करने से एनर्जी चेंज नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो फिर एनर्जी क्यों नहीं चेंज होता, इसलिए नहीं चेंज होता कि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन्स पे फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, ना कि इसका एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, अभी इस वीडियो मतलब पॉज करें यहीं इस वीडियो को और इसको लिख लें, अभी और इसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको पॉज करके लिखे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे हमको ये पता चलेगा कि फोटोन्स विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि फोटोन क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं। तो आप पांचवा कैरेक्टरिस्टिक से देखिए, ऑल द फोटोन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, है ना। जितने भी फोटोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कभी स्पेस में, किसमें, स्पेस में ट्रेवल करते हैं, तो उनका स्पीड जो होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। और लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप लोग जानते ही हैं। अगर आप तो फिर 6th प्रॉपर्टी देखते हैं इसका हम लोग, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। क्या होता है कि फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग मीडियम में, जैसे आप देखो एयर में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, ठीक है ना, सॉलिड में अलग होगा, तो अलग अलग मीडियम में क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा वो डिफरेंट होगा मीडियम चेंज होने से। आप ये भी जानते हो कि लाइट का स्पीड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है अलग मीडियम में, जैसे एयर में तो लगभग इतना ही होता है, और फिर सॉलिड में क्या हो जाता है, जैसे ग्लास होगा तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, वाटर में 2 × 2.5 हो जाता है। तो जिस तरह से लाइट का स्पीड चेंज करता है, उसी तरह से फोटोन्स का स्पीड भी अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, ये 7वां प्रॉपर्टी है। देखिए हम लोग देखते हैं कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एट मूविंग मास कैन बी गिवन एज, इसका मूविंग मास अगर आप निकालना चाहे तो m से लिखेंगे, m बराबर होता है m0 आइंस्टीन का, ठीक है, 1 - b²/c²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आइंस्टीन ने दिया था। अब आप देख सकते हो कि इसमें m0 क्या है, तो m0 है हमारा रेस्ट मास। रेस्ट मास यानी कि फोटोन जब रेस्ट में होगा। m क्या है, m है मूविंग मास, फोटोन जब मूव कर रहा होगा तब उसका मूविंग मास होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि v क्या है, तो v है वेलोसिटी ऑफ फोटोन, क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और उसके बाद c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो रेस्ट मास है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि अगर हम इसको अगर चेक यहाँ पे देखना चाहें, ये इस पूरे को इधर लाके गुणा कर सकते हैं, तो हमारा बच जाएगा m0 = m × √1 - b²/c² हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लो कि ऑल द फोटोन्स, जितने भी फोटोन्स होते हैं, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, यानी कि फोटोन्स का स्पीड भी क्या होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा, सो सिंस v = c, अरे v c के बराबर ही तो होगा, जब दोनों का लाइट स्पीड क्या होगा, सेम होगा, तो फोटोन का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट दोनों इक्वल हो जाएगा। अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो देखो क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, b²/c, दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कट करके 1 कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या m0 = m × √1 - 1 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या होगा, 0, और 0 से गुना करेंगे तो m × 0, और ये बराबर देगा 0। तो आपने देखा क्या कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन था, क्या था, रेस्ट मास ऑफ फोटोन था, वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये तीसरा 7th प्रॉपर्टी। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखिए, एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग फिर देखेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा 8th प्रॉपर्टी। क्या है कि फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड by
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या हुआ कि जब फोटॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी गुजारा गया और मैग्नेटिक फील्ड से भी गुजारा गया, तो वो सीधा जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में गया, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता तो क्या होता है, दैट इज वाई फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाए चाहे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए, तो फिर क्या है, फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में जो प्रूव करता है कि कोई भी रेडिएशन हो तो उसमें पार्टिकल का भी नेचर होता है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। मैं एक आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितने भी 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के, वो तो मैं कराऊंगा ही, साथ में मैं पूरा 12th का कोर्स कराऊंगा धीरे धीरे। पूरा 12th का एक एक चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक, जो भी टोटल चैप्टर है, सारे यूनिट जितने भी हैं, सबको मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।